हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। आज हम इंटरनेशनल स्पेस लॉ के 5 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लाइबिलिटी कन्वेंशन, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन और मून एग्रीमेंट को। यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस के द्वारा 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को बताया गया है। ये ट्रीटीज़ फॉर्म करते हैं इंटरनेशनल स्पेस लॉ को। सबसे पहला ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स को सेट किया गया है। ये प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो कि स्टेट्स करती हैं आउटर स्पेस में। जैसे किसी भी कंट्री के द्वारा अगर आउटर स्पेस को एक्सप्लोर किया जाता है या फिर आउटर स्पेस को यूज़ किया जाता है, तो जो भी एक्टिविटी उस कंट्री के द्वारा की जाएगी, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं इस ट्रीटी में। इसमें ये बात भी इंक्लूड हो जाती है कि आप मून पे क्या एक्टिविटी करते हो या फिर किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पे आप क्या एक्टिविटी करते हो, ये सारी ही बातें इस ट्रीटी में इंक्लूडेड है। इस ट्रीटी को जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन 2222 के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जिसे सिग्नेचर्स के लिए ओपन किया गया था 27 जनवरी 1967 के दिन, और ये एनफोर्समेंट में आया था 10 अक्टूबर 1967 के दिन। आउटर स्पेस ट्रीटी सबसे ज़्यादा पुराना ट्रीटी है और इसके अंदर 110 सिग्नेटरीज हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये आउटर स्पेस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं। ये ट्रीटी आदेश देता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में प्लेस नहीं कर सकते हो। इसका रिलेशन है न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के साथ में। ये वो टाइम था जब सारी जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस को एक बैटलफील्ड की तरह देख रही थी और साथ ही साथ स्टोर कर रही थी और प्रोड्यूस कर रही थी न्यूक्लियर वेपन्स को। साथ ही साथ ये ट्रीटी इस बारे में भी बताता है कि मून को और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल ग्लोबल पीस को गारंटी करने के लिए इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये प्रोहिबिट करता है वर्ल्ड वॉर 3 को। स्वाभाविक सी बात है, अगर सारी स्टेट्स मून को और सेलेस्टियल बॉडीज़ को और साथ में आउटर स्पेस को एक जंग के मैदान की तरह देखेंगी, तो पीस कैसे इंश्योर हो पाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए इस बात को इसके अंदर ऐड किया गया है कि आप सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए आउटर स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हो। अगला प्रिंसिपल बताता है कि स्पेस किसी पर्टिकुलर नेशन का नहीं है। स्पेस ओपन है, फ्री है सभी नेशंस के लिए कि वो आएँ और एक्सप्लोर करें। इसका एक प्रिंसिपल ये भी बताता है कि कोई भी स्टेट अपना अधिकार नहीं जता सकती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे या फिर आउटर स्पेस पे। अगला एग्रीमेंट है रेस्क्यू एग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किया गया था एस्ट्रोनॉट्स के रेस्क्यू के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के रिटर्न के लिए और उन ऑब्जेक्ट्स के रिटर्न के लिए जो कि लॉन्च किए गए थे आउटर स्पेस में। इसे अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन 2345 के द्वारा, ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल 1968 और एनफोर्समेंट में आया था 3 दिसंबर 1968 के दिन। अब ये देखते हैं कि रेस्क्यू एग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या कहते हैं। अगर किसी भी स्टेट पार्टी को इस बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि पर्सनल या फिर स्पेस क्राफ्ट डिस्ट्रेस में है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लॉन्चिंग अथॉरिटी को नोटिफाई करेगी और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस को भी इन्फॉर्म करेगी। ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, एक ऐसी ड्यूटी है जो कि सारी स्टेट्स को निभानी पड़ेगी कि सारी स्टेट्स को हेल्प करनी होगी। स्टेट पार्टीज़ को हर प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा पर्सनल ऑफ स्पेस क्राफ्ट को रेस्क्यू करने के लिए। अगर स्पेस क्राफ्ट पर्सनल किसी स्टेट की टेरिटरी में लैंड हो गए हैं, तो ये यहाँ पर उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करे इन पर्सनल को। अब अगर एक्सीडेंट की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से, इमरजेंसी की वजह से या फिर बिना इंटेंशन के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो जाती है किसी दूसरे देश की टेरिटरी में, तो ये यहाँ पर उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस स्पेसक्राफ्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करे। मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रेस की सिचुएशन आती है और मान लीजिए जगह है पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन तो किसी भी स्टेट का नहीं है, तो यहाँ पर मदद करने के लिए फिर कौन आएगा। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि अगर कोई भी स्टेट अपने आप को समझती है कि हाँ वो इस पोजीशन में है कि मदद कर सकती है, तो ऐसी स्टेट को मदद करना चाहिए और असिस्टेंस को प्रोवाइड करना चाहिए।
अब मान लीजिए कि कोई स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्रॉब्लम में है और वो किसी कंट्री के पास में ही है पर कंट्री के अंदर नहीं है, तो भी यहाँ पर उस कंट्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो असिस्टेंस ऑफर करे उस स्पेसक्राफ्ट को, अगर उस कंट्री के नॉलेज में ये बात है कि हमारे ही पास में कोई स्पेसक्राफ्ट है जो कि अभी परेशानी में है। अगला ट्रीटी है लायबिलिटी कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल लायबिलिटी को बताता है उस डैमेज के लिए जो डैमेज किसी स्पेस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉज किया जाता है। इसे जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन 2777 के द्वारा, ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 29 मार्च 1972, और ये एनफोर्समेंट में आया था 1 सितंबर 1972 के दिन। रेस्क्यू अग्रीमेंट ने इस बारे में बात करी कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उनका क्या ऑब्लिगेशन बनता है, पर लायबिलिटी कन्वेंशन कवर करता है पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स को और इस्टेब्लिश करता है पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के ऑब्लिगेशन को। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपकी स्टेट के द्वारा किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया था तो वो स्पेस ऑब्जेक्ट अब आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर जो लायबिलिटी कन्वेंशन है वो इस बात को बताता है कि अगर किसी कंट्री के द्वारा किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया है तो वो स्पेस ऑब्जेक्ट उसी कंट्री की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अगर स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उस स्पेस ऑब्जेक्ट की जिम्मेदारी उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की होगी। अच्छा, मान लीजिए कोई स्पेस ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है पर कोई दूसरी कंट्री उस कंट्री से परमिशन लेती है और बोलती है कि हम आपके एरिया में आकर इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करना चाहेंगे, तो यहाँ पर उस स्पेस ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री की होगी जिस कंट्री ने अलाउ किया है कि उसकी टेरिटरी से इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाए। अब ये नहीं देखा जाएगा कि लॉन्च किसने किया था, ये देखा जाएगा कि लॉन्च किस स्टेट की टेरिटरी से किया गया है। अगर किसी स्टेट की टेरिटरी से लॉन्च किया गया है स्टेट की फैसिलिटी के द्वारा और आगे चल के इस स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से कोई डैमेज कॉज होता है तो यहाँ पर वही स्टेट लायबल होगी। अच्छा, अब मान लीजिए अगर दो स्टेट्स ने मिलकर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है तो यहाँ पर दोनों स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर स्पेस ऑब्जेक्ट के लॉन्च की वजह से किसी स्टेट को नुकसान पहुँचता है तो यहाँ पर ये जो स्टेट है वो इस नुकसान के लिए क्लेम कर सकती है कॉम्पनसेशन को उस स्टेट से जिस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मान लीजिए चाइना के द्वारा एक स्पेस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया, उस ऑब्जेक्ट के लॉन्च की वजह से इंडिया को कोई नुकसान हो गया, तो यहाँ पर इंडिया उस नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन मांग सकती है चाइना से। अगला कन्वेंशन है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आउटर स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसे जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन 3235 के द्वारा, ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 14 जनवरी 1975 और एनफोर्समेंट में आया था 15 सितंबर 1976 के दिन। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन इस बात को मैंडेटरी बनाता है कि जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे उनका ऑफिशियली रजिस्टर होना जरूरी है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में किन बातों को मेंशन किया जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पर लॉन्चिंग स्टेट के नाम को मेंशन किया जाएगा कि किस कंट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये आगे चल के बताएगा कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कौन सी कंट्री लायबल है। फिर यहाँ पर स्पेस ऑब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर को बताया जाएगा। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि डेट क्या थी और लोकेशन कौन सी थी जहाँ से लॉन्च किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर बेसिक ऑर्बिटल पैरामीटर्स को मेंशन किया जाता है। तो जब किसी स्पेस ऑब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें ये सारी बातें मेंशन की जाती हैं। आखिरी ट्रीटी है मून अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट गवर्न करता है उन एक्टिविटीज को जो कि स्टेट के द्वारा की जाती है मून पर या फिर किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर। इसे जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन 3468 के द्वारा, ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 18 दिसंबर 1979 और एनफोर्समेंट में आया था 11 जुलाई 1984 के दिन। अब इस अग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या कहते हैं? इस अग्रीमेंट के द्वारा सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीडिफाइन किया गया था कि वो किस तरह से आउटर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात को भी बताया गया था कि जो भी रिसोर्सेस मून से आते हैं इन रिसोर्सेज को किसी कंट्री के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, इन रिसोर्सेज को ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। मतलब यही है कि कोई भी कंट्री मून से आने वाले रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा सकती है और ना ही कोई कंट्री मून या फिर किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर अपना अधिकार जता सकती है।